नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आज प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं स्वामी नगर का उद्घाटन करने के लिए। 600 एकड़ में बने इस नगर में आपको बता दें 1 महीने तक महोत्सव चलने वाला है, जिसमें लाखों श्रद्धालु और कई अधिकारी इसमें भाग लेने के लिए शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। और इस वक्त हम सीधे आपको वहीं पर लेकर चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। आध्यात्मिक संत के नाते तो बहुत कुछ आप कह सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन मेरे मन में हमेशा रहा है कि वे सच्चे अर्थ में एक समाज सुधारक थे, वे एक रिफॉर्मिस्ट थे। और हम जब उनको अपने अपने तरीके से याद करते हैं, लेकिन एक तार मुझे जो हमेशा नजर आता है, हो सकता है उस माला में अलग अलग मणके हमको नजर आते, मोती नजर आते होंगे, लेकिन अंदर का जो तार है वह एक प्रकार से मनुष्य कैसा हो, भविष्य कैसा हो, व्यवस्थाओं में परिवर्तनशीलता क्यों हो, अधिष्ठान आदर्शों से जुड़ा हुआ हो, लेकिन आधुनिकता के सपने, आधुनिकता की हर चीज को स्वीकार करने वाले हो। एक अद्भुत संयोग, एक अद्भुत संगम। उनका तरीका भी बड़ा अनूठा था। उन्होंने हमेशा लोगों के भीतर की अच्छाई को प्रोत्साहित किया। कभी ये नहीं कहा भाई तुम है ऐसा करो, ईश्वर का नाम लो ठीक हो जाएगा। नहीं, होगी तुम्हारी कमियां, होगी मुसीबत होगी, लेकिन तेरे अंदर ये अच्छाई है, तुम उस पर ध्यान केंद्रित करो। और उसी शक्ति को वो समर्थन देते थे, खाद पानी डालते थे। आपके भीतर की अच्छाइयां ही आपके अंदर आ रही पनप रही बुराइयों को वहीं पर खत्म कर देगी। ऐसा एक उच्च विचार और सहज शब्दों में वो हमें बताते रहते थे। और इसी माध्यम को उन्होंने एक प्रकार से मनुष्य के संस्कार करने का, संस्कारित करने का, परिवर्तित करने का माध्यम बनाया। सदियों पुरानी बुराइयां जो हमारे समाज जीवन में, ऊंच नीच भेदभाव, उन सबको उन्होंने खत्म कर दिया। और उनकी व्यक्तिगत स्पर्श रहता था और उसके कारण ये संभव होता था। मदद सबकी करना, चिंता सबकी करना, समय सामान्य रहा हो या फिर चुनौती का काल रहा हो। पूज्य प्रमुख स्वामी जी ने समाज हित के लिए हमेशा सबको प्रेरित किया, आगे रह करके, आगे बढ़ करके योगदान दिया। जब मोरबी में पहली बार मच्छू डैम की तकलीफ हुई, मैं वहां वॉलेंटियर के रूप में काम करता था। हमारे प्रमुख स्वामी, कुछ संत, उनके साथ सत्संगी, सबको उन्होंने भेज दिया था। और वो भी वहां हमारे साथ मिट्टी उठाने में काम में लग गए थे, डेड बॉडीज का अग्नि संस्कार करने में काम में लगे थे। मुझे याद है 2012 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मैं उनके पास गया। आमतौर पर मैं मेरे जीवन के जो भी कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए होंगे, प्रमुख स्वामी के पास अवश्य गया। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, मैं 2002 का चुनाव लड़ रहा था। पहली बार मुझे चुनाव लड़ना था, पहली बार नामांकन भरना था और राजकोट से मैं उम्मीदवार हो रहा था। तो वहां 2 संत मौजूद थे। मैं जब वहां गया तो उन्होंने मुझे एक डिब्बा दिया। मैंने खोला तो अंदर एक पेन थी। उन्होंने कहा कि प्रमुख स्वामी ने भेजा है, आप जब नामांकन में हस्ताक्षर करेंगे तो इस पेन से करना।
अब वहां से लेकर मैं काशी चुनाव के लिए गया, एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जब मैं नामांकन करने गया और उसके लिए मुझे हस्ताक्षर करने के लिए पेन पूज्य प्रमुख स्वामी जी के व्यक्ति आकर के खड़े न हुआ। और जब काशी गया तब तो मेरे लिए सरप्राइज था, उस पेन का जो कलर था वो बीजेपी के झंडे के कलर का था। ढक्कन उसका जो था वो ग्रीन कलर का था और नीचे का हिस्सा ऑरेंज कलर का था। मतलब पहले कई दिनों से उन्होंने संभाल के रखा होगा और याद कर करके उसी रंग की पेन मुझे भेजना, यानी व्यक्तिगत रूप से, वरना उनका कोई क्षेत्र नहीं था कि मेरी इतनी केयर कर रहा। शायद बहुत लोगों का आश्चर्य होगा सुन करके, 40 साल में शायद एक साल ऐसा नहीं गया होगा कि हर वर्ष प्रमुख स्वामी जी ने मेरे लिए कुर्ता पैजामा का कपड़ा न भेजा हो। और ये मेरा सौभाग्य है। और हम जानते हैं बेटा कुछ भी बन जाए, कितना ही बड़ा बन जाए, लेकिन मां बाप के लिए तो बच्चा ही होता है। देश ने मुझे प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन जो परंपरा प्रमुख स्वामी चलाते थे, पूज्य भगत स्वामी ने भी अब तक वो कपड़ा भेजना चालू है। यानी ये अपनापन, और मैं नहीं मानता हूं कि ये संस्थागत पीआरशिप का काम है, नहीं, एक आध्यात्मिक नाता था, एक पिता पुत्र का स्नेह था, एक अटूट बंधन है। और आज भी वो जहां है होंगे, मेरे हर पल को वो नजर करते होंगे, देखते होंगे। बारीकी से मेरे काम को जांचते होंगे। उन्होंने मुझे सिखाया, समझाया, क्या मैं उसी राह पे चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, वो जरूर देखते होंगे। कच्छ में भूकंप, जब मैं वॉलंटियर के रूप में कच्छ में काम करता था, तब तो मेरा मुख्यमंत्री का कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो स्वामी महाराज के साथ बहुत ही एक अटूट रिश्ता, और उसी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही भावुक इस वक्त नजर आ रहे हैं। और वो याद कर रहे हैं किस तरह से हर साल उनके पास वो कुर्ता पायजामा पहुंचाया करते थे, और कितना अटूट रिश्ता ये श्रद्धा का और एक पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है वो स्वामी महाराज के साथ उनका था। और ये जो समारोह है ये 1 महीने तक चलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और आज की जो हमारी बड़ी खबर है वो आपको बता दें। घाटी में जनता के भले की जब भी कोई बात की जाती है, महबूबा मुफ्ती को उसमें धर्म नजर आने लगता है, उमर अब्दुल्ला को उसमें असुरक्षा महसूस होने लगती है, फारूक अब्दुल्ला को कश्मीरियों के खिलाफ साजिश नजर आती है। दरअसल ये हकीकत जानते हैं, इन्हें सच पता होता है कि कोई साजिश नहीं है, लेकिन जनता का भला हो गया तो इन्हें कोई वोट क्यों देगा, और इसीलिए ये जनता को गुमराह करते हैं। यदि इन्होंने जनता के हित की राजनीति की होती तो जनता इन्हें ठुकराती नहीं। धारा 370 पर महबूबा ने खूब शोर मचाया, आपको याद होगा, कहा था कि खून की नदियां बहने लगेंगी, झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, लेकिन झंडा उठाने वाले भी हैं और ये झंडा शान से लहराया भी जा रहा है, लेकिन जनता ने उनका साथ नहीं दिया। धारा 370 खत्म होने के बाद इनकी राजनीति भी खत्म होने की कगार पर है। डीडीसी चुनाव, पंचायती चुनाव के बाद जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ सीधा मिल रहा है। इनके पास जनता को लुभाने के लिए कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, तो इन्होंने सरकार की योजनाओं के खिलाफ ही जनता को भड़काना शुरू कर दिया है। सरकार जनता के भले के लिए जब भी कोई स्कीम लाना चाहती है, महबूबा को उसमें मुसलमानों के खिलाफ साजिश दिखाई देती है। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए सरकार ने सोचा कि एक ऐसी योजना बनाई जाए जिससे जनता को सीधे बेनिफिट मिले।
सरकार अब हर परिवार को एक नई यूनिक आईडी देने वाली है। इससे जम्मू कश्मीर में एक ऐसा यूनिक डेटाबेस तैयार करना है जिसमें जम्मू कश्मीर के हर परिवार को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। जम्मू कश्मीर से पहले आपको बता दें, हरियाणा अपने राज्य में यह प्रयोग कर चुका है। हरियाणा में प्रत्येक परिवार को 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र जारी किया गया है। इस योजना के ऐलान से ही इस पर सियासत शुरू भी हो गई है। लेकिन पहले हम आपको यह बताएंगे कि इस यूनिक आईडी की जरूरत क्या है और इसके फायदे क्या हैं। तो सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो इसके जरिए मिल सकेगा, लाभार्थियों की पहचान हो सकेगी, जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान आसान बनेगी, परिवार का सारा डेटा सुरक्षित रहेगा। अब आपको यह भी बता दें कि आधार कार्ड जिस तरह से किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता है, वही परिवार पहचान पत्र पूरे परिवार के लिए होगा। इसमें संबंधित परिवार के सभी सदस्यों के नाम, उनकी अचल संपत्ति व अन्य आवश्यक चीजों का ब्यौरा दर्ज होगा। इसके आधार पर संबंधित परिवार और उसके सदस्यों की आर्थिक स्थिति का भी आकलन होगा और उसके आधार पर उन्हें विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। इस आईडी में खास क्या होगा, आइए इसके बारे में आपको जानकारी दे दें। इसमें परिवार के लिए अक्षरों और अंकों पर आधारित एक यूनिक कोड आवंटित होगा। कोड को जेके फैमिली आईडी कहा जाएगा। कोड में अंग्रेजी के अक्षर और अंक होंगे। अंक और अक्षर मिलकर बनेगी यूनिक आईडी। डेटाबेस की मदद से जम्मू और कश्मीर के हर परिवार की पहचान की जाएगी। इसमें डिजिटल फॉर्मेट में परिवार की सहमति के साथ उनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा। इसमें यूजर्स के संवेदनशील डेटा की प्राइवेसी को बचाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी पर काम करेगी। ये एक अच्छा साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी तैयार करेगी। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कुल 25 लाख परिवार हैं और सरकार की योजना है कि 2023 तक सभी परिवारों को जेके फैमिली आईडी कार्ड मिल जाए। परिवार पहचान पत्र जम्मू कश्मीर में केंद्रीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगा। इससे सिस्टम खुद ही ऐसे परिवारों को चुन लेगा जो किसी योजना का लाभ लेने के हकदार हैं। परिवार पहचान पत्र के बाद संबंधित परिवारों को किसी योजना का लाभ हासिल करने के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं रहेगी। जनता तक लाभ पहुंचने से पहले ही इस पर सियासत शुरू हो गई है। महबूबा ने तो इसे कश्मीर के खिलाफ ही साजिश बता दिया है। महबूबा ने अपने ट्वीट में लिखा है, कश्मीरियों को पहले ही शक की निगाह से देखा जाता है। सभी परिवारों के लिए बनाई जा रही यूनिक आईडी जम्मू कश्मीर के निवासियों पर नजर रखने और शिकंजा कसने का एक और नया तरीका है। तो ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आप देख रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस ने सरकार पर जनता का डेटा चोरी करने का आरोप लगाया है। अब कांग्रेस कह रही है कि सरकार क्यों किसी की निजी जिंदगी में दखल देना चाहती है। ये डेटा चोरी नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है, वो ये सवाल पूछ रही है। विपक्ष इस पर क्यों राजनीति कर रहा है, आइए इसी पर एक रिपोर्ट अब आपको दिखा देते हैं। कश्मीर की बेचारी जनता पर यह शेर बिल्कुल सटीक बैठता है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारा विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे नेताओं ने हमें लूटा। हमें विकास की योजनाओं का लाभ नहीं लेने दिया। हमेशा अपने घरों को भरा और जब हमने मांगा तो दिया जरा जरा। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर फैमिली आईडी कार्ड बनाने की बात क्या की। घाटी के नेता परेशान, हताश और निराश हो गए। महबूबा ने इसे कश्मीरियों के खिलाफ साजिश करार दे दिया। ये तो सीधे वाज़ेह है कि जो इनका जो अज़ाइम है बीजेपी के, जो 370 को खत्म करने के पीछे जो अज़ाइम थे कि यहाँ के लोगों को बेदखल करना। जैसे एक वक्त था कि जम्मू कश्मीर पहली ऐसी रियासत थी जहाँ लैंड टू टिलर को दी गई थी। तो अब उसका उल्टा हो रहा है कि जो टिलर के जो लोगों के पास लैंड है वो वापस लेके जा रहे हैं और एक खास मकसद और एक खास प्लानिंग के तहत उसको लेके जा रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ थोड़ी बहुत मुझे लगता है उनको देखना पड़ेगा। ऑलरेडी यहाँ पर
आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आधार भी है, हमारा वोटर कार्ड भी, एपिक कार्ड जिसको बोला जाता है, बाकी पासपोर्ट वगैरह जितना भी आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हर किसी कश्मीरी के पास है। अब ये लाना फिर से एक और आइडेंटिफिकेशन, मुझे ये समझ नहीं आता है। मुझे लगता है कि एक अननेसेसरी डिसीजन था जो इस टाइम पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को शक की निगाह से देखती है और उनके द्वारा ये कहा जाना कि कश्मीरियों को शक की निगाह से देखा जा रहा है, बिल्कुल गलत है। आईटी का ज़माना है और एक तरीका है कि सभी रजिस्टर्ड हो, उनके सभी नाम सिंगल कार्ड बने जिसमें सभी, चाहे राशन कार्ड हो चाहे दूसरे कार्ड हो, इन सभी विषयों को लेकर के ये काम किया जा रहा है। लेकिन हर बात में लोगों को गुमराह करना इनकी आदत बन चुकी है। किसी भी अच्छे काम के लिए सवाल उठा। और इस वक्त आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त बोल रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर। क्या कह रहे हैं, आइए वहीं आपको लेकर चलते हैं। निभाया है। कुछ फेक ट्विटर्स सर्वोच्च नेताओं के नाम से जनरेट किए गए और इसको फैला दिए गए हैं। और ये मामला बहुत गंभीर इसलिए है कि इस प्रकार के ट्विटर से दोनों ओर की जनता की भावनाएं उद्वेलित होती हैं और घटनाएं जन्म लेती हैं। तो तय हुआ है कि जहां जहां भी इस प्रकार के फेक ट्विटर के मामले सामने आए हैं वहां पर एफआईआर रजिस्टर्ड की जाएगी और जिन्होंने किया है उसको भी जनता के सामने एक्सपोज किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छा, एक प्रकार से सर्वसम्मत निर्णय आज की बैठक में हुआ है। इसके बाद मैं दोनों राज्यों के विपक्षी पार्टियों के मित्रों को भी इस देश के गृह मंत्री नाते अपील करना चाहता हूं, राजनीतिक विरोध जो भी हो, जो विपक्ष में बैठे हैं सरकार के सामने राजनीतिक कार्यक्रम ले सकते हैं, परंतु दोनों राज्यों की जनता के हित में और दोनों राज्यों की बॉर्डर पर अन्य भाषा भाषी जो लोग बस रहे हैं इनके हित में अब इसको कम से कम राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। एक कमेटी जो बनी है वो कमेटी की चर्चा का आउटकम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। मुझे विश्वास है कि दोनों राज्यों में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी का ग्रुप, ये सारे नेता इस बात में सहयोग करेंगे कि इस बात को राजनीतिक रंग न दिया जाए। धन्यवाद। तो इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए और दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने चर्चा की है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, ये बड़ी बात कही है अमित शाह ने। साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया किस तरह से फेक ट्विटर अकाउंट्स खोले गए और उसके जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। अब दोनों राज्यों के 3-3 मंत्री बात करेंगे, इसको लेकर कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए, इस बात पर जोर दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने कि इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश न की जाए, इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। और अब आगे बढ़ते हैं। सारी दुनिया के लिए खुशी की खबर है कि यूएस के वैज्ञानिकों ने क्लीन एनर्जी की खोज कर ली है। कोयले से, गैस से मिलने वाली एनर्जी दुनिया के लिए अच्छी नहीं थी। यह दुनिया के लिए गेम चेंजर होने वाला है क्योंकि इससे कार्बन रहित असीम ऊर्जा की प्राप्ति होगी। यूएस के वैज्ञानिकों को न्यूक्लियर फ्यूजन से क्लीन एनर्जी पैदा करने में कामयाबी मिली है। आपको बता दें, कैलिफोर्निया के लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैब की नेशनल इग्निशन फैसिलिटी ने सफलतापूर्वक इस प्रयोग को अंजाम दिया है। न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी पैदा करने पर 1950 से रिसर्च शुरू हो चुकी थी, लेकिन कामयाबी अब जाकर मिली है। भारत भी न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी पैदा करने के अभियान में फ्रांस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसमें मैग्नेट के माध्यम का प्रयोग होगा। यूएस को लेजर के माध्यम से न्यूक्लियर फ्यूजन से क्लीन एनर्जी पैदा करने में कामयाबी मिली है, जिसने दुनिया के लिए अच्छे संकेत दिए हैं, क्योंकि दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाले कोयले, गैस, पेट्रोल का विकल्प अब मिल गया है। भविष्य के लिए जलवायु परिवर्तन की जंग में इससे मदद मिलेगी, रेडियो एक्टिव कचरा नहीं पैदा होगा। इसी पर आइए अब एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो कभी नहीं हुआ वो अभी हो गया। सूर्य के प्रकाश की धरती में भी खोज हो गई।
अब धरती पर पैदा होगी क्लीन एनर्जी। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जिन प्रयासों में दुनिया भर के वैज्ञानिक 1950 दिन से लगे हुए थे, आखिरकार वो पूरा हुआ। यूएस के वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया है। न्यूक्लियर फ्यूजन से क्लीन एनर्जी पैदा करने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब आपको बताते हैं कि क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन तब होता है जब दो या दो से अधिक परमाणु जुड़कर एक बड़े परमाणु में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया में गर्मी के रूप में भारी ऊर्जा पैदा होती है। अभी ज्यादातर एटमी पावर प्लांट न्यूक्लियर फिजन यानी परमाणु विखंडन से बिजली पैदा करते हैं, जिसमें रेडियो एक्टिव कचरा भी निकलता है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में ऐसा नहीं होता। हमारे सूर्य और अन्य तारों में भी ऐसी ही ऊर्जा पैदा होती है, जिससे सिर्फ फायदा ही होता है। इस तकनीक के सफल होने के बाद हमारे पेट्रोल, डीजल, गैस पर निर्भरता खत्म होने में मदद मिलेगी। इससे जलवायु परिवर्तन की जंग में मदद मिलेगी। इसे दुनिया के वैज्ञानिक खोजों में सबसे अहम माना गया है। दुनिया भर में इस पर काम चल रहा है। ब्रिटेन, चीन और फ्रांस के साथ भारत भी इस मिशन पर लगा हुआ है। यूएस में इसका सफल होना सबके लिए खुशी की बात है कि जल्द ही दुनिया को क्लीन एनर्जी मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।